किसान भाइयों बहनों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गांव किसान के आज के अंक में। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में तमाम जानकारियां देते हैं और साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे सफल किसान से जो आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कपास हमारे देश की प्रमुख फसलों में से एक है। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे भी हैं जो कि कपास की खेती कर अच्छा मुनाफा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन इस समय आपने कपास में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने हैं, किस तरह से कपास फसल की देखरेख करनी है, आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। कपास नकदी फसल है जिसे हमारे देश में सफेद सोना कहा जाता है। भारत में कपास की सबसे ज्यादा खेती गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना में की जाती है। हमारे देश में देसी और बीटी दोनों ही कपास की खेती की जाती है। हालांकि बेहतर मुनाफे के लिए किसान आजकल बीटी कपास ज्यादा लगा रहे हैं। बीटी कपास में भी कई प्रजातियां लोकप्रिय हैं, जो स्थान विशेष के हिसाब से रोग और कीट प्रतिरोधक क्षमता रखती है। मैं कपास की फसल में जो बीमारियां और कीड़े लगते हैं उनके बारे में बताऊंगा। इस समय कपास की फसल पर जो मौसम अनुकूल होने के कारण सफ़ेद मक्खी का आक्रमण बना हुआ है, वाइट फ्लाई का ज़्यादा प्रकोप बना हुआ है, क्योंकि लंबे समय अंतराल के बाद बारिश का होना, सूखा पड़ जाना, तापमान की अधिकता, टेम्परेचर में जो बढ़ावट है, उसके कारण वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मक्खी का आक्रमण कपास के ऊपर बना हुआ है, वह पत्तों के रस चूसकर पौधे को कमज़ोर करती है। सफ़ेद मक्खी रस चूसने वाले कीटों में एक प्रमुख कीट है जो कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। यह कीट पत्तों के निचली सतह पे मीठा पदार्थ, चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है। उसकी वजह से कपास के पत्तों पे, पौधों पे कई प्रकार के फफूंद वाले रोग भी लग जाते हैं। जैसे सूटी मोल्ड डिजीज जो है वो कपनोडियम नामक फफूंद है, उसके द्वारा पनप जाती है, जिससे पत्ते बरसात के बाद एकदम काले दिखाई देते हैं, काले पड़ जाते हैं। शुरुआत में ज़्यादा सफ़ेद मक्खी के जो इन्फेस्टेशन होता है, आक्रमण होता है, उसकी वजह से पत्ता कमज़ोर, पौधा कमज़ोर, और एकदम जब बरसात आ जाती है उसके बाद पत्ते काले पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले किसान भाई को जो सफ़ेद मक्खी का आक्रमण हो रहा है इस समय कपास की फसलों पे, उसको हमें काबू में करना है। तो शुरुआत के दौर में सबसे पहले जो स्प्रे है किसान भाई, वो मैं सलाह दूंगा कि वो जो नीम आधारित दवाई है, निमिसिडीन जो कीटनाशक है, जो अपनी सेफ है, अपनी बायो पेस्टिसाइड है, जो निमिसिडीन जो दवाई है, 1 लीटर 300 ppm 200 लीटर पानी मिलाकर छिड़काव करना चाहिए जो शुरुआत की अवस्था में। अब जो है किसान भाई, क्योंकि सफ़ेद मक्खी का आक्रमण ज़्यादा बना हुआ है, तो इसके लिए किसान भाई शुरुआत की अवस्था में जब पहले छिड़काव जो रस चूसने वाले कीटों के लिए हम करते हैं, उस समय किसान भाइयों को जो निमिसिडीन दवा का प्रयोग करना चाहिए। अब सफ़ेद मक्खी का ज़्यादा प्रकोप बना हुआ है, उसके लिए किसान भाई को जो स्पायरोमेसिफेन जो दवा है वो 240 ml दवा, स्पायरोमेसिफेन 240 ml दवा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें, जिससे कि जो सफ़ेद मक्खी का जो आक्रमण बना हुआ है, वाइट फ्लाई का जो अटैक है अपनी कपास की फसलों में, वो कम हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, जो अपनी सूटी मोल्ड डिजीज जो है, मैं कपनोडियम नामक फफूंद से जो पत्तों पे पनपती है, जो पत्ते काले पड़ जाते हैं बरसात के तुरंत बाद, किसान भाई को ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो उस अवस्था में किसान भाइयों को कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा 600 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा, 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा, दोनों दवाओं का घोल 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें, जिससे कि जो सूटी मोल्ड डिजीज है, ये पत्तों का कालापन है जो है, वो आपको काबू में आ जाएगा। जो फसल पर रोग लगा हुआ है सूटी मोल्ड डिजीज, इसको किसान भाई ध्यान में रखें। दूसरा, इस समय जो है कई कपास के खेतों में टिंडा गलन की समस्या भी बनी हुई है।
किसान भाई को अगर कपास के खेतों में टिंडा के ऊपर तरह तरह के धब्बे, गोल धब्बे और गलने की समस्या दिखाई पड़ रही है, तो किसान भाई 2 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड या बाविस्टीन दोनों में से कोई एक दवा, 2 ग्राम दवा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड दवा या बाविस्टीन कोई एक दवा को लेकर 1 लीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लें और तुरंत छिड़काव करें, जिससे कि किसान भाई को जो टिंडा गलन की समस्या कपास में अभी बनी हुई है, कई खेतों में टिंडा गलन की समस्या देखने को मिल रही है, उससे निजात मिल सकती है। इसकी खेती के बारे में विस्तार से बात करें तो इसकी बुआई पर्याप्त सिंचाई व्यवस्था होने पर मई माह में की जाती है। यदि सिंचाई का अभाव है तो किसान मानसूनी बारिश होने पर ही कपास की बुआई करे। बुआई से पहले मिट्टी को अच्छी तरह भुरभुरा कर लेना चाहिए। बुआई के लिए उन्नत प्रजातियों का 2.5 से 3 किलोग्राम बीज, जबकि संकर व बीटी प्रजातियों का 1 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की दर से ठीक रहता है। बुआई करते समय कतार से कतार और पौध से पौध की दूरी का खास ख्याल रखना चाहिए। वहीं कपास की सघन खेती में कतार से कतार 45 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाते हैं। फसल की सही विकास और बेहतर उत्पादन लेने के लिए खाद व उर्वरक की सही मात्रा सही समय पर देनी चाहिए। उन्नत किस्मों में 80 से 120 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, 40 से 60 किलो फास्फोरस, 20 से 30 किलो पोटाश और करीब 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। जबकि संकर किस्मों की बात करें तो 150 किलो नाइट्रोजन, 75 किलो फास्फोरस, 40 किलो पोटाश और 25 किलो गंधक प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। इसके अलावा सड़ी हुई गोबर की खाद 7 से 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डालनी चाहिए। खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अंकुरण के 15 से 20 दिन के अंदर डोरा चलाकर खरपतवारों को नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नाशी का छिड़काव भी किया जा सकता है। फसल में सिंचाई की बात करें तो शाखाएं निकलने की अवस्था व 45 से 50 दिन पर, फूल व फल बनने के दौरान 75 से 85 दिन पर, इसके बाद 95 से 105 दिन की फसल होने पर और 115 से 125 दिन की फसल होने पर सिंचाई करना चाहिए। यदि किसान टपक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो करीब 70% पानी की बचत की जा सकती है। साथ ही खरपतवारों और कीटों पर नियंत्रण भी आसान हो जाता है। कपास की फसल में चुनाई का काम बहुत विशेष होता है। देसी व उन्नत प्रजातियों की चुनाई खासकर नवंबर से जनवरी-फरवरी तक की जाती है। संकर प्रजातियों की अक्टूबर-नवंबर से दिसंबर-जनवरी तक, जबकि बीटी किस्मों की चुनाई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है। कपास की चुनाई करते समय किसान इस बात का ध्यान रखे कि चुनाई ओस सूखन के बाद ही करे। गीले घेंटों की चुनाई ना करे। चुनाई करते समय कपास के साथ सूखी पत्तियां व डंठल न आए। चुनाई के बाद कपास को धूप में सुखा लेना चाहिए। कपास को सुखाकर ही भंडारित करें, क्योंकि नमी होने पर कपास पीला पड़ जाएगा व फफूंद भी लग सकती है। लेकिन कुछ जरूरी सावधानियां अपनाकर कपास का बेहतर उत्पादन कर मुनाफा कमाया जा सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने देखा सेगमेंट खेती किसानी। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस, कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान, सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन।
किसान भाइयों बहनों, अपने आज के सेगमेंट में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मुर्गी पालन के बारे में। हमारे कई किसान भाई बहन ऐसे हैं जो कि खेती किसानी के साथ साथ अगर मुर्गी पालन करें तो निश्चित रूप से अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो किस तरह से आपने करना है मुर्गी पालन के दौरान कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान में रखने की आवश्यकता है, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। खाद्य आपूर्ति में अंडा और मांस की लगातार मांग बढ़ रही है और इसी बढ़ती मांग ने किसानों को मुर्गी पालन की तरफ मोड़ा है। कुक्कुट पालन एक ऐसा व्यवसाय है जो कम कीमत में शुरू किया जा सकता है और एक बार शुरू होने के बाद ये व्यवसाय चलता रहता है और बढ़ता रहता है। जो किसान कुक्कुट पालन शुरू करने जा रहे हैं वो कुछ खास बातों का ध्यान रखें तो लंबे समय तक मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि जरा सी चूक से बड़ा नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। किसानों को सबल बनाने के लिए सरकार पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए ऋण भी देती है। पोल्ट्री फार्म खोलने से पहले मुर्गी पालकों को चाहिए कि वो चूजों को खरीदने से लेकर उनको बेचने तक काफी ध्यान दे। चूजे लेने से पहले बाड़े को कीटाणुनाशक दवा से अच्छी तरह धो ले और दीवारों पर भी छिड़काव कर दे। इसके अलावा चूजे स्वस्थ हो और ऐसी जगह से खरीदे जहां जन्मजात बीमारियां ना हो। साथ ही चूजों को खरीदते समय ध्यान रखें कि रानीखेत बीमारी का F1 स्ट्रेन और मेरिक्स बीमारी का टीका लगा होना चाहिए। तापमान का खास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि चूजों को सही ताप की जरूरत होती है। मुर्गी पालन में 70% खर्च दाने पर होता है। मुर्गी को ताजा और संतुलित आहार दे। उम्र के आधार पर विभिन्न तैयार आहार दे। दाने को नमी रहित जगह पर रखना चाहिए, नहीं तो दाने में फफूंद लग सकती है जिससे मुर्गियों में बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। एक चूजे के लिए 0 से 8 सप्ताह की आयु तक स्टार्टर आहार, 8 से 20 सप्ताह की आयु तक ग्रोवर आहार और खाद में लेयर दाना देना चाहिए। आमतौर पर एक चूजे को मुर्गी बनने के लिए लगभग 13 किलो दाने की जरूरत होती है। दूसरा, इस बात का भी ध्यान रखें कि बीमारियों से कुक्कुट पालन को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीमारियों का सीधा असर मुर्गी के उत्पादन पर पड़ता है। ऐसे में बीमार मुर्गी को तुरंत स्वस्थ मुर्गी से अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने से काफी हद तक बीमारी पर नियंत्रण किया जा सकता है। साथ ही रानीखेत, चेचक, लिम्फोसाइट, मेरिक्स रोग तथा इन्फेक्शंस, कोरिजा तथा कुलाई रोग के लिए समय समय पर टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। तो अगर हम एक शेड की पर्टिकुलर शेड की बात करें तो शेड में यहाँ बाहर हमारे साइलोज में दाना ला के डाला जाता है, वो दाना स्टोर रहता है। वहाँ से ऑटोमेटिकली वो साइलोज पे फीडिंग ट्रॉली में आएगा। फीडिंग ट्रॉली से वो फीड करते हुए केजेस में चला जाएगा। पानी वो अंदर केजी में पिएगा। जब गर्मियों के दिन होंगे तो उसके हिसाब से हम उसको टेम्परेचर भी कंट्रोल करते हैं। जैसा भी जो हमें 22-25 के आसपास हम उसको टेम्परेचर कंट्रोल रखते हैं। एग कलेक्शन के लिए मशीनें हैं, वो बर्ड वहाँ पे ले करेगा, वो एग बेल्ट के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। एक लेबर को यहाँ से उठा के बस ट्रे में रखना उसको। दाने का वो रिक्वायरमेंट रहता है एज वाइज उसमें रिक्वायरमेंट रहेगा कि एज किस एज में बर्ड है, कितना उसका रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उसको दाना दिन में कितना उसको फीडिंग करना है। वो हर एक साइड में कैपेसिटी फीडिंग ट्रॉली का भी डिफरेंट रहता है, तो वो कैलकुलेट करके कितना उसको एक बार दिन में फीडिंग करना है, देना है, वो एक डिसाइडेड रहता है कि इतनी बार को ट्रॉली चलाना है। एक केज में जो स्टैंडर्ड नॉर्म्स है 60 स्क्वायर इंच के हिसाब से, जितना भी केज का स्क्वायर इंच का बर्ड का एरिया रहेगा उतना नॉर्मल जो स्टैंडर्ड एज है उसके हिसाब से रखेंगे, स्टैंडर्ड के हिसाब से। मार्केट तो मतलब आप जिस भी तरह से जाए इसमें सेगमेंट में, अगर आप जैसे हम ये बात करेंगे, हम इसमें हम पैकिंग में जा सकते हैं, रिटेल मार्केटिंग में भी जा सकते हैं, मॉल्स की सेलिंग में भी जा सकते हैं। तो सेल्स का तो कोई इशू है ही नहीं, अच्छा खासा फ्यूचर है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्योंकि अगर हम डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो यूपी में डिमांड एंड सप्लाई, यूपी में डिमांड बहुत बड़ी डिमांड है। इवन यूपी का प्रोडक्शन का हम अगर पुराने डेटाज की बात करें तो 10% भी प्रोडक्शन नहीं है डिमांड का, और हमें डिमांड के लिए बेसिकली हरियाणा और पंजाब पे डिपेंडेंसी है। तो अगर हम यहाँ पर इस यूपी के स्कोप की बात करें तो यूपी में बहुत बड़ा स्कोप है। सीजन वाइज कुछ नहीं होता, घटना बढ़ना प्रोडक्शन सीजन पे कोई डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि हम टेम्परेचर को तो क्लाइमेट कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसमें सीजन का कोई डिफरेंस आएगा नहीं।
बहुत माइनर से डिफरेंस आएगा, उसका कोई इशू है नहीं। अभी अपना जो प्रोडक्शन चल रहा है वो अराउंड 1,40,000 के आसपास चल रहा है, 1,40,000 एग्स पर डे। इसको स्टार्टिंग में हम जैसे पशुपालन विभाग एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है, उसमें फाइल को प्रोसेस करेंगे। देन आफ्टर उसके बाद में जो भी आपका कंसर्न बैंक रहेगा, बैंक से उस पर फंडिंग कराएंगे। जो डिपार्टमेंट से आपको सब्सिडी वगैरह आता है, अभी यूपी गवर्नमेंट का सब्सिडी चल रहा है, तो वो सब्सिडी के अकॉर्डिंग आपको जैसा भी जो भी नॉर्म्स रहते हैं वो डिपार्टमेंट से आपको उन रूल्स को फॉलो करेंगे और वो उस पर जा सकते हैं फिर आगे। इस तरह देखा जाए तो मुर्गी पालन फायदे का व्यवसाय है। ये मुनाफा तब ज्यादा बढ़ जाता है जब खेती के साथ साथ मुर्गी पालन किया जाए। ऐसा करने से मुर्गियों के आहार में खर्च होने वाली राशि को काफी हद तक कम किया जा सकता है। तो किसान भाइयों बहनों, अभी आपने मुर्गी पालन के संबंध में तमाम खास जानकारियां हासिल की। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। जैसे कि हम सभी को ये ज्ञात है कि देश के कई राज्यों में इस वक्त बरसात हो रही है और ऐसे में अपने मवेशियों का रखरखाव करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह देता है, आइए जानें। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। तो आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। किसान भाइयों बहनों, अगर हम कड़ी मेहनत करें, परिश्रम करें तो किसी भी तरह का विघ्न हमें नहीं रोक सकता। आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही सफल किसान से जो भले ही शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने खेती किसानी के क्षेत्र में और साथ ही प्रसंस्करण के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है और आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बने हैं। आइए देखते हैं उनकी कामयाबी की ये कहानी। अचार खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, लेकिन इससे स्वास्थ्य भी बेहतर किया जा सके तो क्या कहने। जी हाँ, ऐसा ही कुछ प्रयास किया है हमारे आज के कामयाब किसान नरेंद्र टटेसर ने। यूं तो ये दिव्यांग है, लेकिन इरादे नेक हो तो सफलता मिलना लाजमी है। नरेंद्र टटेसर अचार बनाने का काम करते हैं, वो भी साधारण नहीं बल्कि सेहत से भरपूर। इनके आयुर्वेदिक अचार में खास तौर से हींग, अजवाइन, सौंफ और लवण भास्कर जैसे चूर्ण मिले होते हैं, जिससे पाचन तो सही होता ही है, साथ ही कब्ज की समस्या भी नहीं रहती। कैसे आया उनको आयुर्वेदिक अचार बनाने का विचार, जानते हैं उन्हीं से। तो कृषि विज्ञान केंद्र उज्जवा के वैज्ञानिकों डॉक्टर्स के निर्देशन में जैसे हमने ये कार्य शुरू किया है और उनकी हर तरह से मेरे को इसमें मदद मिल रही है। जब भी मेरे को आवश्यकता होती है मैं उन लोगों को याद करता हूँ, वो लोग विजिट पे आते हैं। विजिट पर आकर हमें हमारी कमियां उन्होंने बताई और वो कमियां दूर करने के बाद हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा बन गया। अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि नींबू का तीखा अचार हमने बनाया टेंगी लाइम के नाम से, जो हम मार्केट में देते भी हैं। इसमें हमने अपने ये जो हमारे मसालों का यहाँ पे मिश्रण रखा हुआ है, इनमें हींग और नमक
के जैसे हम नमक डालते हैं उसमें थोड़ा सा लवण भास्कर चूर्ण का मिश्रण किया हुआ है और कई चीज़ें इस तरह की है, हींग है और थोड़ा सा एलोपैथिक में जैसे सौंफ का प्रधानता दी जाती है चूर्ण में। ये सामान्य रूप से घरों में पाई जाने वाली आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिनको लेने के लिए डॉक्टर्स के निर्देशन की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, जैसा हम घरों में देखते हैं, जैसे सौंफ है, हींग है, तो उनका हमने अच्छी तरह मिश्रण किया इसमें, जिससे हमें पाचन में भी मदद मिले और एसिडिटी आदि की भी समस्या ना हो। तो ये हमारे इस प्रोडक्ट की विशेषता रही है और इसके लिए हमें जब हम अपने प्रोडक्ट को लेकर कृषि विज्ञान केंद्र उज्वा के माध्यम से आगे बढ़ते हुए उन लोगों के निर्देशन में हम ये यहाँ पे पूसा कृषि विज्ञान संस्थान जो है वहाँ पर हम उस इंस्टीट्यूट में गए पूसा में, तो वहाँ पर उन लोगों ने भी हमारे प्रोडक्ट को देखा, उन्होंने भी वहाँ पर सराहा और पिछले दिनों वहाँ पर एक मेला लगा, तो उस मेले में भी हमारे उत्पादन को एक मैं बताना चाहूँगा कि उत्कृष्ट श्रेणी का प्रशंसा पुरस्कार मेरे को प्राप्त हुआ है। वैदिक गुरुकुल संस्कृत आर्ष गुरुकुल संस्कृत महाविद्यालय टटेसर दिल्ली 81, जहाँ से मैंने शिक्षा ग्रहण की, मैंने वहाँ से विद्याधिकारी की। तो वहाँ पर हमारा को जो सिखाया गया उससे मन की प्रवृत्तियाँ कुछ ऐसी जगी कि सामाजिक सरोकारों के प्रति मन समर्पित होता चला गया। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम ये काम कर रहे हैं और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं पढ़ाई कर रही हूँ, अभी मैंने ANM करा है और अब GNM के फॉर्म भरे हैं। पापा और मम्मी ने मेरा बहुत सहयोग किया आगे बढ़ने के लिए और बहुत खुशी हो रही है कि हमारा एक काम शुरू हो रहा है अचार का। हमने अपनी फैक्ट्री भी खोल रखी है माजरा में, माजरा डबास, वहाँ भी हमारा काम चलता है। हम खुद ही अपना हाथ से अचार बना के पैकिंग करके और फिर आगे बेचते हैं। बहुत खुशी मिल रही है कि पापा ने मम्मी ने मेरा इतना साथ दिया, पढ़ाई को लेके कभी कोई कमी नहीं आने दी और नहीं किसी चीज़ में। हमारा काम ये अचार का है और मेरा मार्केटिंग का काम है। जहाँ जैसे ये माल तैयार होता है हम मार्केटिंग करते हैं। जैसे अपना उज्वा की तरफ से जो मेले लगते हैं हम वहाँ भी पार्टिसिपेट करते हैं और ज़्यादातर मार्केटिंग ही करता हूँ। इससे हमें अच्छा लाभ हो रहा है और हमारी जो पैसे की प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती जा रही है। दिल्ली के रहने वाले नरेंद्र टटेसर ने कुछ अलग करने का विचार बनाया और लग गए अपने सपनों को साकार करने में। शरीर से लाचार लेकिन इरादों से बुलंद नरेंद्र ने आंवले का अचार और मुरब्बा बनाना शुरू किया। कृषि विज्ञान केंद्र के मार्गदर्शन पर इन्होंने काम शुरू किया। इसमें जो भी कमी आई उन्हें विशेषज्ञों से सलाह लेकर दूर किया और आयुर्वेदिक अचार बनाया। पूसा ने इनके काम को काफी सराहा और पूसा में आयोजित कृषि मेले में इनके उत्पाद को उत्कृष्ट श्रेणी का पुरस्कार भी दिया गया और यहीं से इनकी उम्मीदों की उड़ान तेज होती गई। लेकिन ये विचार यूं ही नहीं आए थे, इसके पीछे थी इनकी शिक्षा। टटेसर संस्कृत महाविद्यालय से शिक्षा लेने के बाद इन्होंने समाज के लिए कुछ बेहतर करने की ठानी। प्रकृति प्रेमी होने के कारण इनका ज्यादातर वक्त पेड़ पौधों के आसपास ही गुजरता था। इन्हीं के बीच रहते हुए नरेंद्र टटेसर ने आयुर्वेदिक अचार बनाने के प्रयास तेज कर दिए। हालांकि इनके इस काम में ये अकेले नहीं है, इनके इस काम में हर समय साथ दिया इनकी पत्नी और बेटी ने। परिवार के सहयोग से ही आज ये काम सफल हो गया है। जगह जगह लगने वाले मेलों में भी अचार की अच्छी मांग रहती है। अचार की सही मार्केटिंग और स्वाद से लगातार इनके उत्पाद की मांग बढ़ती जा रही है। नेक इरादे और परिवार का साथ हो तो किसी भी मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। आज नरेंद्र टटेसर के अचार का स्वाद हर जुबान पर है। लोग इनके अचार की तारीफ तो करते ही है, साथ ही इनके प्रयास की सराहना भी करते हैं। अचार के इस छोटे से व्यवसाय ने परिवार की आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत बना दिया है। अब आलम ये है कि एक छोटी सी अचार बनाने की फैक्ट्री और लोगों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं नरेंद्र भाई। साथ ही बाकी लोगों के लिए एक मिसाल बन गए हैं।
तो अभी आपने देखा सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां। इसके साथ ही हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के ज़रूर काम आएंगी। तो किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।